पिथरपुर नाम के एक गांव में दयानंद नाम का एक मजदूर रहता था। दयानंद की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन की माँ उसे पैदा करते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। तब से सुमन के लिए माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी दयानंद ने ही उठाई थी। दयानंद बहुत गरीब था। न तो उसके पास अपना कहने के लिए कोई खेती थी, न ही कोई मवेशी या जानवर, और न ही पक्का घर। गांव में बनी एक झोपड़ी में रहने वाला किसी तरह खेतों पर मजदूरी करके खर्चा चलाता था। लेकिन खेतों पर साल के 365 दिन काम थोड़ी ना होता था, जिसके चलते मजदूरी के सीजन में तो दयानंद आराम से खा पी लेता था, लेकिन बाकी समय उसे और उसकी बेटी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। दयानंद को अपनी बेटी की शादी की भी बहुत चिंता सताती थी। दयानंद की बेटी बहुत भोली थी और जब दयानंद मजदूरी करके शाम को वापस आता तो उससे तरह तरह के सवाल पूछती। पापू, तूने मुझे पढ़ाया लिखाया तो है नहीं, अब मेरे जैसी गवार से कौन ब्याह रचाएगा? नहीं लाडो, ऐसा थोड़ी ना है। अरे तेरे लिए तो राजकुमार सा लड़का ढूंढ के लाऊंगा और फिर उससे ही तेरा ब्याह करवाऊंगा, समझी पगली? अपने पिता का ऐसा जवाब सुनकर सुमन शर्मा जाती और अपनी नजरें झुका लेती। खैर, समय बीतता गया, लेकिन दयानंद की आमदनी नहीं बढ़ रही थी। तभी एक दिन अचानक गांव में मोनू नाम का एक आदमी आया और उसने गांव में मुनादी करवा दी कि वो शहर में नौकरी के लिए गांव वालों को ले जाना चाहता है। इसलिए जो भी इसमें दिलचस्पी रखते हो वो उससे गांव की धर्मशाला में आकर मिल लें। गांव में तो ये खबर आग सी फैल गई कि एक आदमी शहर में नौकरी लगवाने के लिए गांव वालों की भर्ती कर रहा है। दयानंद को जब ये पता चला तो वो सरपट गांव की धर्मशाला में मोनू से मिलने पहुंचा। हाँ भाई, अपना नाम बताओ। बाबूजी, मेरा नाम दयानंद है। दयानंद, हाँ तो तुम शहर में काम करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 जगह बची है। हाँ बाबूजी, बिल्कुल तैयार है। बाबूजी, मेरी एक बेटी भी है। अगर उस बची हुई जगह में मेरी बेटी को भी काम मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। अच्छा, देखता हूँ। क्या उम्र है बिटिया की? बाबूजी, 20 साल। ये सुनते ही मोनू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुस्कुरा काहे रहे हो बाबूजी? उम्र ही तो बताई है बिटिया की। कुछ नहीं, तुम जाओ। तुम्हारी और तुम्हारी बिटिया की नौकरी पक्की है। बहुत बहुत मेहरबानी बाबूजी, बहुत मेहरबानी। ये कहकर दयानंद अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही दयानंद ने ये खुशखबरी अपनी बेटी को बतानी शुरू कर दी। अरे बिटिया, तुझे पता है आज तेरी और मेरी दोनों की नौकरी शहर में लग गई है। क्या बोल रहे हो बापू? ऐसे ही हमें कौन नौकरी दे देगा? अरे पगली, एक आदमी आया था शहर से गांव वालों की शहर में नौकरी की भर्ती करने। उसने तुझे और मुझे दोनों को काम करने के लिए चुन लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है बापू। चलो, हमारी जिंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ। अगले दिन मोनू दयानंद के घर आया और उससे और उसकी बेटी से उसके साथ शहर चलने को कहा। दयानंद और सुमन दोनों अपना सामान बांधकर मोनू के साथ शहर की ओर चल दिए। सुमन और दयानंद जब शहर पहुँचे तो दोनों शहर की बड़ी बड़ी इमारतों और घरों को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। काश ऐसा मेरा भी एक घर होता। तू और तेरी बेटी अगर मन लगाकर काम करेंगे तो क्या पता तेरा भी एक घर बन जाए, हैं? बिल्कुल बाबूजी, हम बिल्कुल जी जान से अपना काम करेंगे। अच्छा, दोनों ध्यान से सुनो। दयानंद, तुम्हारी नौकरी मैंने एक साहब के घर नौकर बनने की लगवाई है, और तुम सुमन, तुम्हें उन्हीं साहब के ऑफिस में काम करना होगा। उनका सामान, फाइल और बस्ता, ये सब उठाना तुम्हारा काम होगा, समझ गए? और हाँ, मैं अभी साहब के सामने तुम लोगों को जब ले चलूंगा तो तुम लोग बस चुपचाप खड़े रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहकर मोनू सुमन और दयानंद को उन साहब के घर के अंदर ले गया और उन्हें सुमन और दयानंद से थोड़ा दूर ले जाकर बात करने लगा। मोनू, मैंने तुमसे 1 नौकर मांगा था, ये 2-2 नौकर क्यों ले आए? अब इनके खाने पीने का खर्चा कौन उठाएगा? अरे मालिक सुनिए तो, नौकर के लिए तो सिर्फ आदमी को लाया हूँ, लड़की तो आपके लिए है। मतलब? मालिक, मतलब ये कि मुझे 5 लाख दो और ये लड़की आपकी। चलो मंजूर। लेकिन मालिक, इसके बाप को कैसे संभालोगे? वो सब देखना मेरा काम है, मैं कर लूंगा। ये कहकर साहब अपने कोट की जेब से चेकबुक निकालते हैं और मोनू को 5 लाख का चेक दे देते हैं। मोनू खुशी खुशी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ओ मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? मालिक, दयानंद। हाँ तो दयानंद, तुम आज से घर में रहोगे
और यहाँ की साफ सफाई सब तुम्हारा काम, खाना पीना यही मिलेगा और मेरे कपड़े भी तुम ही इस्त्री करोगे, समझ गए? जी मालिक। और सुमन, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, तुम्हें वही कमरा दिलवा दिया जाएगा। तुम्हारा काम ऑफिस की साफ सफाई और मेरा सामान संभालना होगा, समझ गई? जी मालिक। ठीक है, तो फिर दयानंद तुम यहाँ अपना काम शुरू करो, मैं सुमन को लेकर ऑफिस जा रहा हूँ। साहब के ये कहते ही दयानंद घर की साफ सफाई में जुट गया और सुमन साहब के साथ ऑफिस चली गई। दयानंद को घर का काम करते करते पूरा दिन बीत जाता और दिन के आखिर तक उसके पास बात करने की भी ताकत नहीं बचती थी। शुरुआत में तो सुमन दयानंद से हर रविवार मिलने आती थी, लेकिन 1 महीने बाद सुमन का घर आना ही बंद हो गया। पहले तो दयानंद को लगा कि काम में व्यस्त होने के कारण सुमन नहीं आई होगी, लेकिन जब दयानंद के सब्र का बांध टूट गया तो वो सीधा अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक, मेरी बिटिया सुमन बहुत दिन से मुझसे नहीं मिली। सब कुछ ठीक तो है ना मालिक? अरे हाँ, सब कुछ ठीक है। वो ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा है आजकल, तो मेरी फाइल इधर उधर बिखरी रहती है। बस उन्हीं को रखते रखते सुमन का पूरा दिन बीत जाता है। दयानंद को साहब का ये जवाब कुछ हजम नहीं हुआ, लेकिन उसने उनसे बहस करना ठीक न समझा। बड़ी मुश्किल से उसे ये नौकरी मिली थी और कोई बेवकूफी करके वो इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता था। दिन बीतते गए, लेकिन जब 2 महीने बाद भी दयानंद सुमन से बात नहीं कर पाया और उसके मालिक उसे वही काम के बेतुके बहाने बताते रहे, तो मजबूरन दयानंद ने अपनी बेटी के गायब होने की पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने सुमन को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस सीधा साहब के ऑफिस पहुंची और वहां छानबीन शुरू कर दी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी सुमन नहीं मिली। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कोई सुमन नहीं है। ये दयानंद झूठ बोल रहा है, ये इसकी चाल है। मुझे फंसाकर ये मेरे पैसे हड़पना चाहता है, फकीर साला। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ही सुमन को ऑफिस में काम करने के लिए बुलाया था। ये सब चल ही रहा था कि अचानक किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सभी को सुनाई पड़ी। आवाज का पीछा करते हुए पुलिस ने जब छानबीन करी तो पाया कि साहब के ऑफिस में खुफिया दरवाजा था जो एक तहखाने तक जाता था। पुलिस जब उस तहखाने में उतरी तो वहाँ सुमन को रस्सी से बंधा हुआ पाया। पुलिस ने उसे छुड़ाकर तुरंत उस मालिक को पकड़ लिया। अरे सर, मुझे छोड़ दीजिए। इस लड़की को तो मोनू यहाँ लाया था, वही मुझे इसे 5 लाख में बेच कर गया था। पुलिस ने मोनू को भी कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया और उस मालिक और मोनू दोनों को जेल भेज दिया। सुमन रोते हुए अपने पिता के गले लग गई। दयानंद के भी आंसू निकल आए और उसने फैसला कर लिया कि आइंदा कभी पैसे के लालच में आकर ऐसे लोगों के लिए काम नहीं करेगा। दयानंद उस शहर को छोड़कर अपनी बेटी के साथ दूसरे शहर चला गया और अपनी बचत से सब्जी का ठेला लगाने लगा। भले ही उसकी कमाई कम थी, लेकिन अब वो अपनी बेटी के साथ शांति से रह रहा था।